नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। जगदलपुर में जवानों से भरी बस पलट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी, 11 से अधिक जवान घायल हो गए हैं। कुछ जवानों को आई गंभीर चोट। 7 जवान डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। लोहंडीगुड़ा इलाके के रतिंगा की घटना है। अंधे मोड़ पर गड्ढे में जा गिरी बस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जगदलपुर में जवानों से भरी बस पलटी, सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी है। 11 से अधिक जवान जख्मी हुए हैं। कुछ जवानों को गंभीर चोट आई है। 7 जवान डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। लोहंडीगुड़ा इलाके के रतिंगा की घटना है। अंधे मोड़ पर गड्ढे में जा गिरी बस और इस दौरान ये हादसा हुआ है जिसमें कई जवान घायल हो गए हैं। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, कैसे हुआ ये हादसा? कुल कितने जवान इसमें सवार थे और कितने ज्यादा क्या चोट आई है इन्हें? जी देखिए, ये पूरा मामला लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह पुष्पाल कैंप से 108 सीआरपीएफ बटालियन के जवान कोडा गांव के लिए रवाना हुए थे। चुनावी ड्यूटी में उनको भेजा जा रहा था। इसी दौरान जो रतेंगा है, रतेंगा के पास जो अंधा मोड़ है, वहां पर टर्निंग करते समय ये बस गड्ढे में गिर गई, जिसके चलते जो बस में सवार जो जवान थे उनमें 11 से अधिक जवान घायल हुए हैं। कुछ जवानों को मामूली चोट आई है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंडीगुड़ा भेजा गया है, तो वहाँ इलाज जारी है। साथ ही जो गंभीर छोटे जवान जो थे उन्हें मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रवाना किया गया है और डॉक्टरों की देखरेख की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो जवान है उनको पीठ में चोट लगी है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी जवान फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये जवान जो हैं ये जख्मी हुए हैं और इनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अंधे मोड़ के पास ये हादसा हुआ था। जवानों से भरी बस पलट गई और सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटने के दौरान 11 से अधिक जवान घायल हुए, जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता को भूपेश बघेल से डर लग रहा है। राम कुमार शुक्ला ने बघेल से खतरा बताया है। बघेल के खिलाफ बोलने से हमला हो सकता है, उनका कहना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उनके खिलाफ बोला जाएगा, यानी कि भूपेश बघेल के खिलाफ बोला जाएगा, तो राम कुमार शुक्ला पर हमला हो सकता है। और कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें उन्होंने रिवॉल्वर मांगी है। कलेक्टर से लाइसेंस से रिवॉल्वर वापस मांगी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कांग्रेस नेता को भूपेश बघेल से डर। राम कुमार शुक्ला ने बघेल से खतरा जताया है। बघेल के खिलाफ बोलने से हो सकता है हमला। कांग्रेस नेता राम कुमार शुक्ला ने आशंका व्यक्त करते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने रिवॉल्वर, लाइसेंस से रिवॉल्वर वापस मांगी है। तो अब ये पूरा जो विवाद है वो काफी बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए कि राम कुमार शुक्ला जो कि कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, अब उनको अगर खुद के पार्टी के एक बड़े नेता से डर लग रहा है तो ये काफी चौंकाने वाला मामला है। तो वही बघेल पर चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, जहां बघेल बोल चुके हैं कांग्रेस में स्लीपर सेल, इसका मतलब कांग्रेस आतंकी संगठन है। चंद्राकर का ये बयान है, आतंकी संगठन से किसी को भी खतरा हो सकता है। राम कुमार के बयान में अतिशयोक्ति नहीं है। आप ये देखिए कि राम कुमार जो कि ये कह रहे हैं कि वो उन्हें बघेल के खिलाफ कुछ भी बोलने में डर लग रहा है और इसके चलते उन्होंने कलेक्टर से लाइसेंसी बंदूक वापस करने के लिए लेटर भी लिखा है। और वहीं अजय चंद्राकर को एक बड़ा मौका मिल चुका है, वे सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल तो खुद ही स्लीपर सेल की बात पार्टी के अंदर है, कह चुके हैं, यानी कि स्लीपर सेल आतंकी संगठन, और उनसे तो किसी को भी डर लगेगा। ऐसा है कि भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ राम कुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको
तो वहीं रामकुमार के बयान पर पलटवार किया गया है। विकास उपाध्याय का रामकुमार पर निशाना। बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं रामकुमार। बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। राजनांदगांव में कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी है और यही कारण है कि भूपेश बघेल के खिलाफ इस तरीके से बीजेपी षड्यंत्र रच रही है और यही कारण है कि रामकुमार निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर रामकुमार बोल रहे हैं। बयानों को तो आप राजनीतिक एंगल से सोचना चाहिए। जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, जो इस प्रदेश से मंत्री रहा है, जो इस प्रदेश से जनप्रतिनिधि रहा है, तीसरा लोकसभा चुनाव और 5 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव लड़ने का काम जिन्होंने किया है, क्या उनसे किसी को जान का खतरा रहेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनांदगांव में एक मजबूत व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। और छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में बात करते थे। अगर कहीं वो लोकसभा के सदन में पहुंच गए तो किस प्रकार से जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और कितना मुखर होकर बात करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग हथकंडे हैं, लेकिन इन हथकंडों से कुछ होने वाला नहीं। और चलिए इसे शुरू करेंगे। संवाददाता ममता लांजेबाज जुड़ गई हैं। ममता, रामकुमार शुक्ला को अपनी ही पार्टी के एक सीनियर नेता के लिए कुछ भी कहने से डर लग रहा है। ऐसा उनको क्या कहना है जिससे उन्हें डर भी लग रहा है? और उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर वापसी के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिख दिया। ममता, बिल्कुल देखिए, रामकुमार शुक्ला ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। अब इस मामले में डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करते हैं। ये लोग अभी चुनाव आयोग आए हुए थे। सर, रामकुमार शुक्ला ने चिट्ठी लिखी है, कलेक्टर से कहा है कि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर दिया जाए, मुझे भूपेश बघेल से खतरा है, मेरी जान को खतरा हो सकता है। क्या कहें? रामकुमार शुक्ला जी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। उनका घर मुख्यमंत्री निवास से 10 कदम दूर पे है। यदि यहाँ पर उनको जान का खतरा लग रहा है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि वहाँ पर उनको जान का खतरा है तो इसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेना चाहिए कि एक दायरे में जहाँ पर कड़ी सुरक्षा में मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ पर किसी को जान का खतरा है। बहुत हास्यास्पद है और बहुत निचले स्तर की राजनीतिक वक्तव्य रामकुमार शुक्ला जी ने दिया है। मुझे लगता है कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि कितने निचले स्तर पर उतर के वो राजनीति कर रहे हैं जी। और वो उनकी जो चिट्ठी है कलेक्टर को लेकर, तो उसको किस तरह से देखिए, ये तो कानून व्यवस्था का मामला है। आचार संहिता में सबको अपने शस्त्र जमा करने होते हैं और यदि वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो रामकुमार शुक्ला जी को, उनके घर में बहुत सारे वकील हैं, सोचना चाहिए कि कानून की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। देवा देवांगन भी हमारे साथ मौजूद हैं, विधि विभाग के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आए भी थे। इस चिट्ठी को किस तरह से देखते हैं आप? वो भी एडवोकेट ही हैं, जो रामकुमार शुक्ला हैं, आप ही के साथ ही रहे हैं कांग्रेस में। वो एडवोकेट हैं, उनके परिवार में भी एडवोकेट है, उनके भतीजा हाईकोर्ट एडवोकेट है। ऐसी स्थिति में प्रश्न चिन्ह ये लग जाती है कि क्या आचार संहिता के दौरान कलेक्टर साहब उनको लाइसेंस दे सकते हैं, उनको रिवॉल्वर दे सकते हैं? इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और क्यों मांग की है वो? ऐसे उसके ऊपर क्या आपत्ति है? अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं आया, उसके ऊपर कोई हमला भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल मनगढ़ंत बात करके, मतलब किसी भी प्रकार से कोई आवेदन दे, है ना, तो उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अभिमत है। जी जी। तो सर, सुरेंद्र वैष्णव जो है उन्होंने भी आरोप लगाया था, अरुण सिसोदिया ने भी आरोप लगाया था। हर कोई कह रहा है कि मुझे जान का खतरा है, भूपेश बघेल से जान का खतरा है, तो उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जिनको कोई काम नहीं होता इस प्रकार के उलझुल वक्तव्य देते हैं। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश रहा है, आगे भी रहेगा, लेकिन इस प्रकार के वक्तव्य देना आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो लोग वक्तव्य देते हैं वो अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए देते हैं। इसमें किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। जी। पार्टी के भीतर बिल्कुल ममता, यानी कि इस तरीके के बयान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पार्टी के हर कार्यकर्ता को झंडा लगाने का लक्ष्य मिला है। रायपुर में आज बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और डिप्टी सीएम अरुण साव रायपुर में झंडा लगाने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रही है।
तो आप ये देखिए कि बीजेपी बूथ विजय संकल्प का आगाज कर चुकी है और इसके तहत झंडा लगाने निकले हैं कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता न सिर्फ झंडा लगा रहे हैं बल्कि घर घर झंडा लगाते हुए वे मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को भी याद दिला रहे हैं, किस तरीके से बेहतर काम किए गए हैं, क्या क्या नए नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं जो विश्व में इस वक्त लोग देख रहे हैं। बीजेपी बूथ विजय संकल्प अभियान में झंडा लगाती हुई सभी को जागरूक कर रही है और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को याद दिला रही है। मनेंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि वो दूरियों को पाटने पहुंचे हैं। हमारे साथियों के बीच कुछ दूरियां बन गई थी, मैं उन दूरियों को पाटने आया हूं। चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे चरणदास महंत ने प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया था। बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी अपने साथियों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच। उस दूरियां को ख़त्म करने ही हम आए हैं। हमारा एक परिवार है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। हम बहुत अच्छे ढंग से गड्ढे को पाट लेंगे, हमें पता है। बस्तर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन करने वाले एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद यहां मैदान में 11 प्रत्याशी बच गए हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच है। नामांकन के दौरान इन दोनों प्रत्याशियों ने अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पास 30,86,000 रुपए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के 1,63,00,000 रुपए के आसामी हैं। महेश कश्यप 8वीं तक पढ़े हैं जबकि कवासी लखमा ने पढ़ाई नहीं की है। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गोटा MBBS डिग्रीधारी हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में एक मरीज की मौत हो गई। सुपेबेड़ा निवासी 47 साल का नवीन सोनवानी 2017 से किडनी की बीमारी से पीड़ित था। 2 महीने पहले उसे एम्स में भर्ती किया गया था और इस दौरान उसका 10 बार डायलिसिस करवाया जा चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इलाज बीच में छोड़ उसे घर लौटना पड़ा, जहां शुक्रवार को नवीन सोनवानी के इलाज के अभाव में मौत हो गई। नवीन के बेटे के मुताबिक 2 महीने में इलाज के दौरान 90,000 रुपए खर्च हुए और इसके बाद पैसे नहीं होने की वजह से नवीन को वापस घर लौटना पड़ा। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से ये 140वीं मौत है। तो आप ये देखिए कि किडनी की बीमारी से एक और मौत का मामला है, जहां पर इलाज के दौरान खर्च हुए 90,000 रुपए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए नवीन और आर्थिक स्थिति खराब होने पर इलाज भी बंद करवाना पड़ा। यहां पर पानी है जो कि काफी दूषित पाया जाता है और इसके चलते ये 140वीं मौत है जो हुई है किडनी की बीमारी से परेशान होने के दौरान। और लगातार यहाँ के लोग ज्यादातर किडनी की बीमारी के चलते काफी परेशान रहते हैं। कई लोगों ने पलायन भी कर चुके हैं यहाँ से और शादियां होने में दिक्कत होती है क्योंकि सबको ही मालूम है कि सुपेबेड़ा का पानी खराब है और यही कारण है कि यहाँ पर रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और खबर कवर्धा से सांसद के घर में घुसा चोर, सांसद संतोष पांडे के घर चोर घुस गया। सुरक्षा गार्ड को देखकर भाग गया चोर, पहले से चोरी किया हुआ सामान भी उसने छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। कोतवाली थाने के रामनगर का पूरा मामला है और एक बार आप फिर तस्वीरें भी देखिए, जब चोर सांसद के घर में चोरी करके सामान लेकर जाने ही वाला था कि उसने सुरक्षाकर्मी को देख लिया और सामान वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी दौड़ा उसके पीछे लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। अब चोर जो भाग चुका है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार कौन सांसद के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप ये देखिए, जब चोर घर के अंदर से सामान चुराकर निकलने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने उसे देख लिया और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा,
चोर सामान छोड़कर वहीं भाग खड़ा हुआ। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, चोर को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। यहां से ये समझ में आता है कि अगर किसी सांसद के घर में चोर घुसकर चोरी करने की कोशिश कर सकता है तो चोर कितना बेखौफ है, कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और अब बड़ी खबर है दुर्ग से। बिल्डर के ठिकानों पर आईटी का छापा। बिल्डर के ठिकाने पर आईटी ने दबिश दी है। पुलगांव स्थित ठिकाने पर पहुंची आईटी की टीम। अमर इंफ्रा के ठिकानों पर आईटी की टीम सुबह से जांच चल रही है। करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। बिल्डर के ठिकाने पर आईटी का छापा पड़ा है। बिल्डर के ठिकाने पर आईटी ने दबिश दी। पुलगांव स्थित ठिकाने पर पहुंची आईटी की टीम। अमर इंफ्रा के ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची है। सुबह से जांच चल रही है। करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद हैं और लगातार जो कागजात है खंगाले जा रहे हैं, पेपर्स देखे जा रहे हैं और अब आईटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। बिल्डर के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बिल्डर के ठिकाने पर आईटी का छापा, क्या कोई जानकारी मिल पाई इस छापे से संबंधित? देखिए, बिल्कुल दुर्ग के पुलगांव क्षेत्र अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से इनका ये ऑफिस है और इसके साथ साथ इनके अन्य भी ऑफिस है। वहां पर भी आईटी की रेड हुई है। करीब 10 से 12 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सब जांच कर रहे हैं किस तरह से इनकम टैक्स का ये चोरी की गई है। इस सूचना पर ही ये जांच भी की जा रही है। तो अभी लगातार जांच जारी है। सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये सभी जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह से ये गड़बड़ी हुई थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच चल रही है। बिल्डर के ठिकाने पर आईटी का छापा पड़ा हुआ है और ये लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांजगीर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस गिरफ्त से आरोपी फरार हो गया। चौंकाने वाली खबर है, जहां गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त आरोपी भाग खड़ा हुआ। पेट्रोल भरवाती रही पुलिस, भाग गया आरोपी। पॉक्सो एक्ट का आरोपी संजय जांगड़े फरार हुआ है। सीसीटीवी में ये आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें कैद हुई हैं। घोघरी गांव स्थित पेट्रोल पंप से आरोपी भागा हुआ है। ये देखिए, एक बार फिर से तस्वीर देखिए। जब पेट्रोल भरवाने के लिए पुलिस गाड़ी लेकर खड़ी रही और इसी बीच जो आरोपी है वो गाड़ी से उतरता है और यहां से भाग खड़ा होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई इसे पकड़ भी नहीं पाता। तो 4 पहिया वाहन से आरोपी उतरता है और यहां से 9-2-11 हो जाता है। पेट्रोल भरवाते वक्त पॉक्सो एक्ट का आरोपी भाग खड़ा हुआ। कोरबा से बड़ी खबर है, युवक को बदमाशों ने गटर में फेंका। टीवी एक्टर बताया जा रहा है युवक के कपड़े फाड़ दिए गए। युवक पर शराब की बोतलों से हमला किया गया। वीडियो बनाकर युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। अब पीड़ित इसी वीडियो के आधार पर पुलिस से शिकायत भी किया है, केस दर्ज कर लिया गया है। और देखिए किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है युवक के साथ। और इसी के गाँव के ये सारे लड़के बताए जा रहे हैं जिन्होंने पहले तो युवक के कपड़े उतार दिए और उसके बाद उसके साथ अभद्रता भी की गई है। झड़प हुई और उसे गटर में फेंक दिया गया। ये खुद वीडियो भी बनाया है, सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लग जाएगा। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर है, आईटीबीपी के जवान की मौत का मामला। मलेरिया से आईटीबीपी के जवान की मौत हो गई है। सीएचसी मोहला में चल रहा था इलाज। आईटीबीपी के 44वीं बटालियन का जवान था। मोहला कैंप में पदस्थ था जवान नितिन सुरेश। बड़ी खबर है राजनांदगांव से, आईटीबीपी के जवान की मौत का मामला। मलेरिया से आईटीबीपी के जवान की मौत हुई। सीएचसी मोहला में चल रहा था इलाज। आईटीबीपी के 44वीं बटालियन का जवान बताया जा रहा है। मोहला कैंप में पदस्थ था जवान नितिन सुरेश। कोरबा में बेटे ने पिता की हत्या की। ससुर ने की थी बहू के साथ मारपीट। नाराज बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के गुमिया गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर है कोरबा से, जहां बेटे ने पिता की हत्या कर दी। ससुर ने की थी बहू के साथ मारपीट। नाराज बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। आरोपी बेटा गिरफ्तार। हरदी बाजार थाना क्षेत्र के गुमिया गांव की घटना है।
वहीं बलरामपुर में 10 फरार वारंटी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 10 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी फरार वारंटियों को भेजा गया जेल। चुनाव से पहले कुसमी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर 10 फरार वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में बंद कर दिया है। चुनाव से पहले कुसमी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके पहले ही तमाम जो वारंटी हैं उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। में वारंटियों की पता तलाश एवं धरपकड़ हेतु एक टीम तैयार की गई थी, जो हमारे टीम द्वारा आज कुल 10 वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें से एक वारंटी थाना राजपुर क्षेत्र का और थाना राजपुर का होने से उनको एक वारंटी को सुपुर्द किया गया है, जबकि अन्य 9 वारंटियों को गिरफ्तार कर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अंबिकापुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग छात्र का अपहरण कर इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद फरार था रेप का आरोपी। लोडा पुलिस ने रखा था 5,000 का इनाम। वहीं जांजगीर चांपा में आज रंग पंचमी के मौके पर शिवजी बारात निकाली गई, जहां भगवान शंकर चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जांजगीर जिले के पीथमपुर से निकलने वाली शिव बारात में देश भर के नागा साधु शामिल होंगे और इसके अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव बारात में शामिल होंगे। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा में 300 वर्षों से शिव बारात निकालने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें बारात के बाद नागा साधु शिवजी के साथ हसदेव नदी में शाही स्नान करते हुए नजर आए। तो देखिए जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला, जहां पर 300 वर्षों से चल रही है ये परंपरा, और इस परंपरा के चलते शिवजी की बारात निकाली जाएगी और इस बारात में कई बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। नागा साधु भी बारात के दौरान शंकर चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जांजगीर जिले के पीथमपुर से निकलने वाली शिव बारात में देश भर के नागा साधु शामिल होंगे। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।